वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इनकम टैक्स। तो गाइस, जैसे हमको मालूम है कि 5 हेड रहते हैं, है ना। सबसे पहले सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड से जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सैलरी, जिसका बेसिक चार्ज सेक्शन है 15। तो गाइस, सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहले तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने के साथ साथ ना, लाइक आपको तो सैलरी मिलेगी, है ना, उसके साथ साथ कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को, और ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है उसको हम कहते हैं अलाउंसेस। और ये अलाउंसेस ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये ना रिसिप्ट और ड्यू बेसिक व्हिचएवर इज अर्लियर। तो बात कहने का यह है कि कुछ ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं हमको जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बेसिक्स में या तो जब मिल रहा है या फिर मिलने वाला होगा, तो ये दोनों में से जो सबसे पहले होगा उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। जैसे कि हमको पता है कि एक तो है डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, और एक है नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो कि है शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम। तो यार बेसिकली ये है कि कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे भी है ना, जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में मतलब कंप्लीटली टैक्सेबल है, और कुछ अलाउंसेस ऐसे भी है कि दोनों में वो एग्जम्प्ट है, वो भी अप टू ए लिमिट। तो अभी हम वही अलाउंसेस वगैरह देखने जाएंगे। तो सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि एचआर है। तो बेसिकली हाउस रेंट अलाउंसेस ये है कि एक स्पेशल अलाउंसेस है जो ना एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को, वो भी रेंट, है ना, हाउस रेंट के हिसाब से। ये एग्जाम्पशन एप्लीकेबल होगा जो शिफ्ट आउट कर रखे हैं ना, शिफ्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, जो कि है 115 BAC 1A, और इसका चार्जिंग सेक्शन है 10 सबसेक्शन 13A। तो इसका ना इसका कंप्यूटेशन एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA पेड -10% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA डियरनेस अलाउंसेस इफ मॉनिटरी बेनिफिट्स, है ना, जो मिल रहे हैं, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ये कि जो परसेंटेज में है ना, ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज ऑन परसेंटेज। ये कभी भी मत गलत में मत लेना, अगर वो अमाउंट लिखा है क्वेश्चन में, है ना, लाइक 10,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, तो वो नहीं आएगा, टर्नओवर के कमीशन पे ही आएगा। तो थर्ड पॉइंट, है ना, 40% ऑफ सैलरी ऑफ द रिलेवेंट ईयर, है ना, रिलेवेंट पीरियड,
ये जो 40% है ये 50% में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये कुछ सिटीज़ है ना, 50% इफ़ ये 50% में कन्वर्ट हो जाएगा इफ़ द सिटीज़ आर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, तो गाइस इन सब में, इन तीनों में है ना, विच एवर इज लोएस्ट that will be, that amount will be exempt. Okay, that amount how it will be, so the taxable amount of HRA will be actual amount of HRA received, जितना आपको HRA अमाउंट मिला है माइनस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13) सबसेक्शन 13A है ना, इसका जो अमाउंट आएगा, मतलब ये अमाउंट ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। अब यहाँ पे जो अमाउंट आया वो होगा टैक्सेबल, ये अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। तो याद रखना कि जब आप HRA कंप्यूट कर रहे हो, इट ऑलवेज जब आप HRA कंप्यूट कर रहे हो, ध्यान रखना इट ऑलवेज 115 BAC 1A। ठीक है, ये मत भूलना, क्योंकि ये जब हम शिफ्ट आउट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, जब हम शिफ्ट आउट कर रहे हैं तब ये वाला एग्जेम्पशन हमें मिलेगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट नहीं कर रहे हैं, यानी कि 115 BAC में रह रहे हैं, तो इसका कोई भी हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिस्टर राज का बेसिक पे है 40,000, DNS अलाउंस है 60,000 है ना, और कमीशन जो है 50,000 पर एनम, हाउस रेंट अलाउंस है 15,000। तो और मिस्टर राज ने रेंट पे कर रहे हैं 60,000 पर मंथ। तो इसके हिसाब से हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो पर मंथ में है तो इसको करो मल्टीप्लाई ऑफ 12, पर ईयर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4,80,000 72,000। यार अब ये जो कमीशन है ना, मैंने आपको पहले बोला था, है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो बोला था कमीशन, इट ऑलवेज ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज कुछ है नहीं, तो इसे हम नहीं लेंगे, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और HRA है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है हमको कितना, 1,80,000, ये पर ईयर की है ना। उसके बाद हम रेंट पे कर रहे हैं 12,000, तो 1,92,000। तो हमें बोला ये गया है कि एग्जाम्पशन कितना है कंप्यूट करना है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, यानी कि HRA कितना टैक्सेबल होगा बताइए। तो सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, एक्चुअल अमाउंट हो गया 1,80,000, है ना, यानी कि ये वाला HRA, उसको 15,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 15,000 एक्चुअल अमाउंट हो गया 1,80,000। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी मैंने आपको ये बोला था, है ना, सैलरी मैंने आपको ये बोला था कि हमेशा आएगा बेसिक सैलरी प्लस DA इफ़ अगर वो कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिक्स, तो यहाँ पे हमारा जो कमीशन है वो टर्नओवर पे नहीं मिल रहा है, आई मीन परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। तो सैलरी जो यहाँ पे जो सैलरी होगा ये रहेगा सैलरी अमाउंट, कितना आ रहा है 72,000
5,52,000 है ना। तो रेंट कितना पे किए हैं हम, रेंट पे किए हैं 1,92,000। तो 1,92,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी कितना होगा, 55,200 कितना हो रहा है, 1,36,800। उसके बाद जो है सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हमें ये वो 4 सिटी जो है जिसमें 50% लगता है उसमें वो मतलब बिलोंग करता है क्या, है ना। कौन कौन सा सिटी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये चारों सिटी में से तो कोई सिटी सा मतलब लिखा हुआ है नहीं। तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है, 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी कितना हुआ, 5,52,000, ये जो सैलरी अमाउंट है इंटू 40%, 2,20,800। तो 2,20,800 1,80,000, 1,36,800, 2,20,800। तो इसमें से सबसे लोएस्ट अमाउंट क्या है, 1,36,800। तो ये अमाउंट जो है ये होगा एग्जम्प्ट, है ना, एज पर सेक्शन 115 BAC 1A। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA will be HRA received, HRA रिसीव कितना होगा, ये वाला, ये जो रहा HRA, ठीक है, HRA रिसीव हुआ है 1,80,000 माइनस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13)(a) विल बी 1,36,800, ये वाला अमाउंट। $43,200, this will be taxable। अगर मिस्टर राज शिफ्ट आउट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो उनको हाउस रेंट अलाउंसेस में उनको वो टैक्सेबल होंगे 43,200 का। अगर यही वो मतलब अगर शिफ्ट आउट नहीं करते होते तो उन्हें एक्चुअल अमाउंट ऑफ HR टैक्सेबल होता, जो कि है 1,80,000। सो नेक्स्ट इज ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी क्या है ना, लाइक एम्प्लॉयर को मतलब जो सर्विस प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय ने, उसको उसके ऊपर इम्प्रेस होके, है ना, उसका मतलब अप्रिशिएशन, उसका थोड़ा अप्रिशिएशन करना हुआ है, इसके लिए ना एम्प्लॉयर अपने तरफ से वॉलंटरीली ना कुछ पेमेंट करता है, जो जिसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी जो भी है ना, ये मतलब इसका एक अलग से एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है ना, 1972 के हिसाब से वो ग्रेच्युटी पेमेंट करता है। लेकिन इसका जो एग्जम्पशन सेक्शन है ना, इसका जो एग्जम्पशन सेक्शन है वो है 10 सबसेक्शन 10, ठीक है। और ये एप्लीकेबल टू बोथ रेजिम।
इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हम इनकम टैक्स के रेजिम चुने, हमको ये दोनों ही मतलब सिचुएशन में कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, है ना कि एचआरए की तरह कि ओनली शिफ्ट आउट हुए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रेचुइटी का जो सेक्शन है 10 सबसेक्शन 10 है ना, तो इसका एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट होगा मैं दिखा देता हूँ। अगर वो रिसीव हुआ ड्यूरिंग सर्विस, वो तो होगा फुल्ली टैक्सेबल, है ना। और वो रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो जब उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है सर्विस के दौरान, तब तो वो फुल्ली टैक्सेबल है ना। और वो जब रिटायर हुआ या फिर मर गया, उस टाइम अगर उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उसको एग्जम्प्ट है। लेकिन कैसे देखना पड़ेगा कि हमें कैसे वो एग्जम्प्ट है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, है ना, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। और वो अदर एम्प्लॉय हुआ, अगर वो एम्प्लॉय हुआ अदर एम्प्लॉय, है ना, उसमें भी दो टाइप के हैं। अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर्ड है और नॉट कवर्ड, है ना। अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 पे कवर्ड है तो क्या होगा, नॉट कवर्ड है तो क्या होगा कैलकुलेशन। तो अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो लिमिट है ना, लिमिट है वो है 20 लाख दोनों तरफ से, वो चाहे ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 पे कवर्ड हो या ना हो। तो उसके बाद है उसका एक्चुअल अमाउंट रिसीव, उसको कितना मिला एक्चुअल अमाउंट ग्रेचुइटी। उसके बाद जो है वो है कैलकुलेशन, है ना। तो ग्रेचुइटी जो एक्ट में अगर वो कवर्ड है 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीट जिसका हो रहा है उतना। और ये लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। और ये वाले आएगा 1/2 इंटू एवरेज सैलरी, जो कि ये 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड हो रहा है। यहाँ पे आएगा एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन और यहाँ होगा इंक्लूड, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सीधा ये बताया गया है कि मिस्टर राज, है ना, रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ग्रेचुइटी रिसीव 15 लाख। एट रिटायरमेंट उनका बेसिक सैलरी था 50,000, डियरनेस अलाउंसेस था 10,000, है ना, 60% विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड कमीशन था 1% ऑफ टर्नओवर फॉर 12 मंथ वाज 1,20,00,000, ठीक है। तो इसका कैसे हम ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेचुइटी का, तो सबसे पहले तो कि ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट में आप अगर कवर है तो कैसे होगा, कवर नहीं है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले बेसिक अमाउंट, मतलब जो लिमिट है वो है 20 लाख का, तो उसको लिख देते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल रिसीव हुआ है वो है 15 लाख। अब जो है कैलकुलेशन, तो अगर कवर हुए तो क्या कैलकुलेशन होगा,
ये वाला 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू लास्ट डन सैलरी। लास्ट डन सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट, जो कि इंक्लूड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन है 8 मंथ्स का, तो ये 26 के 27 हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू बेसिक सैलरी प्लस डीए कितना हुआ ये 60,000। ठीक है, तो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट, जो कि है 26.8। 8 मंथ्स का फ्रैक्शन 26.8 हो रहा है, तो ये इंक्लूड फ्रैक्शन होगा, तो 27 है ना, तो 27। तो इसका आंसर आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 60,000 इंटू 27 इक्वल टू 9,34,615। सो अमाउंट आ रहा है 9,34,615 है ना। अगर 9,64,144 है, सबसे लीस्ट क्या है 9,34,615। हाँ, ये अमाउंट लिस्ट है। और जब नॉट कवर्ड में आ रहा है, नॉट कवर्ड में जब आ रहा है, तो इस क्या है 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्लस नंबर ऑफ ईयर सर्विस इंक्लूडेड। यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ देर इज एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, और इसका हमें लास्ट 10 मंथ्स का निकालना पड़ेगा और उसका एवरेज करना पड़ेगा, मतलब 10 महीने का एवरेज है ना। तो कैलकुलेशन होगा 1/2 इंटू लास्ट 10 मंथ्स। 50,000 उसका सैलरी था, 50,000 उसका सैलरी था। 10,000 में 60% है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो 10,000 इंटू 16% 6,000 हो रहा है। 6,000 ये हो गया पर मंथ, तो 56 ये दोनों मिलाएंगे, ये दोनों मिलाएंगे तो 56,000 पर मंथ। कमीशन ऑन टर्नओवर लिखा है ना। तो कमीशन ऑन टर्नओवर, तो ये तो पर एनम ही होगा ना। 1 करोड़ 20 लाख पे अगर हम निकाले तो उसका 1% 1,20,000 आ रहा है इसका कमीशन, लेकिन हमें बस 10 महीने का लेना है, तो 1,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। और ये 56,000 पर मंथ के हिसाब से 10 महीने 5,60,000 5,60,000 5,60,000 प्लस 1 लाख, ये पूरा अमाउंट का डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये क्या है नंबर ऑफ ईयर्स एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 0.8 जो है फ्रैक्शन वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब 26 ईयर्स ही काउंट में आएगा, इंटू 26 इक्वल टू 5,60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 2 8,58,000 8,58,000। तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 8,58,000, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट 20 लाख हो गया। उसके बाद एक्चुअल रिसीव हुआ 15 लाख, और उसका जो ग्रेचुटी एज पर ग्रेचुटी एक्ट जो कैलकुलेशन आया है, जो कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, वो है 8,58,000। तो सबसे लोएस्ट है 8,58,000। ये है एग्जम्प्ट वैल्यू है ना, और ये भी है एग्जम्प्ट वैल्यू। तो टैक्सेबल एज पर ग्रेचुटी एक्चुअल अमाउंट कितना है 15 लाख,
एग्जाम कितने है? 9,34,615। यह है 5,65,385। और यहाँ पे कैसे होगा? एक्चुअल अमाउंट 15 लाख, एग्जाम्प्ट होगा 8,58,000। 6,42,000। ठीक है। अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हो रहा है तो उसका एज पर ग्रेचुइटी वो टैक्सेबल होगा 5,65,385 में, और वो ग्रेचुइटी एक्ट में अगर कवर नहीं हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा 6,42,000। तो अब हम पढ़ेंगे पेंशन। वो कवर होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में, और ये बोथ रेजिम फॉलो करता है। इसका मतलब सिंपली ये है, अगर हम ऑप्ट आउट करेंगे तो भी हमें डिडक्शन मिलेगा, ऑप्ट आउट नहीं करेंगे तो भी हमें डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन तो नहीं कह सकते हैं, बेसिकली एग्जेम्पशन मिलेगा। तो भाई पेंशन दो तरह के होते हैं, है ना? कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन है ना, वो भी दो तरह, मतलब दो तरह के क्या, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका तो एग्जाम्प्ट है, ठीक। उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लाइक आई मीन अदर एम्प्लॉय, वो ना दो तरफ से उनको टू टाइप का मतलब कम्यूटेड पेंशन मिलता है, ठीक है। जब वो ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हैं और वो जब ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हैं तो उनका कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा, और जब ग्रेचुइटी नहीं रिसीव कर रहे हैं तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 1/3 इंटू पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंटू 100, और यह है कम्यूटेड परसेंटेज रेट। और जब उन्हें ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा है तब होगा 1/2 इंटू पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंट इंटू 100। और एक बाकी रह गया ये अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन है फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप शिफ्ट आउट करो या चाहे आप शिफ्ट आउट मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में पेमेंट करो। अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहे हो तो वो होगा फुली टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन, जो पेंशन हमें पीरियडिकली मिलता है, टाइम के बीच में मिले, तो वो होगा अनकम्यूटेड पेंशन। जब हम पीरियडिकली का मतलब पेंशन अगर हमें मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और जब हमें पीरियडिकली नहीं मिलेगी, यानी लमसम में हम अगर जब पैसा विड्रॉ करेंगे एज ए पेंशन फंड, उस टाइम देखा जाएगा कि हम ग्रेचुइटी रिसीव कर रहे हैं कि ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब हम ग्रेचुइटी रिसीव करेंगे तब फॉर्मूला आएगा क्या, मतलब कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा? 1/3 इंटू पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्यूटेड परसेंटेज। हमेशा एक परसेंटेज होता है जिसके ऊपर ये लागू होता है। तो 1/3 इंटू पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्यूटेड परसेंटेज इंटू 100। जब हम ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहे हैं तब का क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/2 इंटू पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय
कम्युनिकेशन परसेंटेज इंटू 100, कम्युनिकेशन परसेंटेज इंटू 100। एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मिस्टर सागर है ना, वो रिटायर हो रहे हैं। कब रिटायर हो रहे हैं? 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनको महीने का 5,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये उन्हें पेंशन मिल रहा है और वो सोच ले कि भाई नहीं यार, मैं मेरे पेंशन को ना कम्यूटेट करूँ आज 60% ऑन 1 फरवरी 2025। ठीक है, तो वो जब सोचे ना कि यार कम्यूटेट कर ही लेते हैं 60% के हिसाब से, तो वो 3 लाख उन्हें कम्यूटेड पेंशन मिला। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, है ना। उसके बाद ये है कि ग्रेचुटी अगर उन्हें 5 लाख अगर रिसीव कर रहे हैं, या मीन ये प्राइवेट सेक्टर में थे, है ना। ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और उन्हें अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है 5 लाख, तो क्या होगा। और ये प्राइवेट सेक्टर में हैं और इन्हें ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कितने का एग्जम्पशन रहेगा। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे आपको पता है पहले से, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो एग्जम्प्ट, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अमाउंट हो जाएगी एग्जम्प्ट, चाहे वो कितना का भी क्यों ना हो। वेलकम टू द गवर्नमेंट फील्ड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, और वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं 5 लाख का। वाह, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला था कि 1/3 इंटू पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्यूटेड पेंशन, है ना। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, 1/3 रहेगा। पेंशन रिसीव ये है, ये हो जाएगा। पेंशन रिसीव कितना हुआ था हमें, 3 लाख। कम्यूटेड पेंशन सीधी सी बात है, परसेंटेज 60% इंटू 100, ये होगा परसेंटेज, ठीक है, और ये भी होगा 100%। तो इसका आंसर ये आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100% डिवाइडेड बाय 3। ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं उस टाइम उनका एग्जेम्पशन अमाउंट आएगा, ये जो रहा, ये जो कैलकुलेशन है मैंने आपको नीचे दिखा देता हूँ। 1/3 इंटू 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100% इक्वल टू 1,66,667 से 60.66 आता है बेसिकली, लेकिन वो 7 हो जाएगा। खैर, अब ये उनका एग्जम्प्ट अमाउंट है, ये उनका टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो जब वो तो जब वो ग्रेचुटी रिसीव जब नहीं करेंगे, मतलब जब वो ग्रेचुटी रिसीव नहीं करेंगे, तब क्या होगा, 1/2 पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कम्युनिकेशन परसेंटेज इंटू 100%। तो क्या होगा, 1/2 इंटू पेंशन रिसीव हुआ था 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100% इक्वल टू lakh divided by 60% into 100% divided by 2 equal to 2,50,000। ये होगा एग्जैम्प्ट वैल्यू। तो गाइज अभी हम निकालेंगे टैक्सेबल पेंशन। तो ये तो था बस ये जो है ना, ये जो 2 अमाउंट, ये बस एग्जैम्प्ट अमाउंट था। तो अभी हम निकालेंगे टैक्सेबल पेंशन कितना है उनका। तो ये तो कम्यूटेड पेंशन का एग्जैम्प्ट अमाउंट था ना, तो अभी अनकम्यूटेड पेंशन निकालेंगे। तो इनको जितना अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, तो देखो उनको 1 अक्टूबर से लेके 1 फरवरी तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा था। तो 1 अक्टूबर से लेके 1 फरवरी तक 4 महीने हो गए, जो कि 5,000 उन्हें मिल रहा था, ठीक है। प्लस उनको नेक्स्ट फरवरी मंथ से लेके मार्च मंथ तक कैलकुलेट करना है, क्योंकि ईयर एंडिंग तो पता ही है।
तो 60% उनका कम्यूटेड पेंशन था, तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना हुआ 40%। तो 5000 इंटू 2, क्योंकि ये है फरवरी एंड मार्च, 40%। तो इसका टोटल कितना आएगा 24,000। तो अभी ये तो कम्यूटेड पेंशन हो गया, अब सॉरी ये अनकम्यूटेड पेंशन हो गया। अब कम्यूटेड पेंशन कितना आएगा, तो कम्यूटेड पेंशन हमें मिला कितना है 3 लाख। ठीक है, अभी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो 3 लाख पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उसका टोटल जो है 24,000 है ना, ये होगा टैक्सेबल पेंशन। समझ रहे हो आप? ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो 24,000 टैक्सेबल पेंशन हो गया, और वो प्राइवेट सेक्टर में है और उसे ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है ना। तो ग्रेच्युटी अगर जब रिसीव हो रहा है तो उसका एग्जाम्प्ट वैल्यू कितना है 1,66,667। तो ये 3 लाख से उतना माइनस कर दो आप, 1,66,667। तो बचे हुए अमाउंट कितना हुआ 1,33,333। तो 1,33,000 सॉरी, तो बचा अमाउंट कितना 1,33,333। तो इसको टोटल करेंगे 1,57,333 होगा। ये होगा कब, जब वो प्राइवेट सेक्टर में है और उसे ग्रेच्युटी मिल रहा है। ठीक, और जब वो ग्रेच्युटी रिसीव नॉन ग्रेच्युटी रिसीवर है, ठीक है, जब उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है तब क्या होगा, तब ये 3 लाख फिर से माइनस अमाउंट है 2,50,000, 2,50,000। तो बचा ये 50,000, 50,000 प्लस 24,000 74,000। तो ये उसका टैक्सेबल पेंशन होगा एज पर नॉन ग्रेच्युटी रिसीवर। ठीक है, डन। तो भाई अब पढ़ेंगे अपन लीव सैलरी, और लीव जिसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, है ना। इसका कवरिंग सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, और ये बोथ रेजिम में एप्लीकेबल है ना। तो यार देखो, लीव सैलरी का मतलब सिंपल है, जो पेड लीव होता है ना, बेसिकली बेसिक लैंग्वेज में बताएं तो भाई अगर ये चीज़ है ना हमको 2 तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है जब हम जब हम सर्विस में होते हैं ना, ड्यूरिंग सर्विस। जब ये ड्यूरिंग सर्विस में होगा तब फुल्ली टैक्सेबल, और जब ये चीज़ हमको रिसीव्ड एट रिटायरमेंट, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, जो भी। तो यार इसमें ना 2 चीज़ आते हैं। सबसे पहले, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई, सिंपल चीज़ है, एग्जाम्प्ट है, मज़ा ही मज़ा है। उसके बाद है अदर एम्प्लॉय। भाई जब अदर एम्प्लॉय की बात आता है ना, मतलब उसमें एक लिमिट लग जाता है। प्राइवेट सेक्टर वालों का लिमिट लगा के रखे हैं, वो है 25 लाख।
इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं और ये आपका 1 लाइफ टर्म है, 25 लाख से ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख एक्चुअल अमाउंट। उसके बाद होगा 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी। ठीक है, 10 मंथ का एवरेज सैलरी। और उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है लीव ड्यू डिवाइडेड बाय 30 डेज इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो बेसिकली ये लीव ड्यू कैसे निकालते हैं, तो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। लीव ड्यू का मतलब जो लीव आपका बच गया है। ठीक है, तो अभी ये जो एवरेज सैलरी की बात आई ना भाई, एवरेज सैलरी, ये रहा एवरेज सैलरी, फिर ये रहा एवरेज सैलरी। तो सिंपल एवरेज सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे? एवरेज सैलरी का मतलब यह है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, वो भी परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो भाई देखो एक क्वेश्चन है कि मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2024 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना। जिन जो रिसीव हुआ था उनको लिव सैलरी रिसीव हुआ था 5 लाख का, है ना। तो उस टाइम जब वो रिटायर हुए थे उनका बेसिक सैलरी था 5,000, डीए था 3,000, जिसमें से 60% इफ, मतलब 60% था रिटायरमेंट बेनिफिट का। उसके बाद कमीशन था 5,000 पर मंथ, बोनस था 1,000 पर मंथ। लीव एविल्ड मतलब वो कितना लीव लिए हैं 20 साल के अंदर, उन्होंने लीव 480 लिए हैं और उनको लीव अलाउड था 30 डेज का ही बस लीव अलाउड था, है ना। तो 30 डेज का ही बस उनको लीव अलाउड था। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन क्या करना पड़े। ये तो स्टैट्यूटरी लिमिट हो गया, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो गया, 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 10 मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी क्या होगा, तो 10 महीने का एवरेज सैलरी। तो सैलरी मैं आपको बता ही रखा हूँ, है ना। ये रहा सैलरी का, ये रहा सैलरी। तो ये रहा सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, वो भी परसेंटेज वाइज। तो हमें यहाँ पे कमीशन नहीं लेना पड़ेगा, बोनस भी नहीं लेना पड़ेगा। तो सैलरी क्या होगा, 10 महीने का सैलरी, लास्ट 10 मंथ्स का हमें सैलरी देखना पड़ेगा। तो सैलरी ये है कि 5,000 इंटू 10 प्लस 3,000, ऑफकोर्स डी आएगा इफ, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो 3,000 इंटू 60% इंटू 10 मंथ्स, है ना। डिवाइडेड बाय 10। इंटू 10, ठीक है। तो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, अरे यार इसमें लिखना ये भूल गया था मैं, कि एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ठीक है। तो 10 महीने का एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तो ये हो गया आपका एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाई ऑफ 10 इक्वल टू, जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5,000 इंटू 10 68,000, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है 68,000। तो अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, है ना। नेक्स्ट स्टेप का क्या है, लीव ड्यू डिवाइडेड बाय 30 डेज
इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ लिखा है ना। तो सैलरी जैसे मैंने आपको ये बता रखा है, तो पर मंथ सैलरी कितना आएगा, 5,000 है पर मंथ, प्लस DAF 3,000 इंटू 60%, तो कितना आया, 6,800 है ना। तो अभी हमको ये निकालना है लीव ड्यू। लीव ड्यू कैसे निकालते हैं, तो लीव अलाउड कितना अलाउड हुआ था, लीव अलाउड 30 डेज, मतलब पर महीना उन्हें, सॉरी पर एवरी साल, पर ईयर उन्हें 30 डेज लीव अलाउ हुआ था। वो काम किए थे 20 ईयर्स तक, तो 30 इंटू 20 है ना, कितना हुआ, 600 हुआ था। और लीव टेकन, उन्होंने लीव कितना लिया है, 480, 680 सॉरी 600 माइनस 480 120, तो ये हो गया लीव ड्यू। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्या होगा, लीव ड्यू डिवाइडेड बाय 30 डेज इंटू एवरेज मंथली सैलरी। तो लीव ड्यू हो गया 120, 30 डेज इंटू 120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 6800 इक्वल टू 27,200। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी लिमिट था 25 है ना, तो हमें मिला था 5 लाख, हमें मिला था एक्चुअल अमाउंट 5 लाख। उसके बाद 10 महीने का एवरेज सैलरी कितना आया, 68,000। फिर जो हमारा कैलकुलेशन था, जो सबसे लास्ट वाला, ये वाला फोर्थ स्टेप है ना, ये जो फोर्थ स्टेप था, ये आया 27,200। तो लिस्ट ऑफ दीज, ठीक है, जो होगी 27,200, तो ये हो गया हमारा एग्जेम्पशन अमाउंट, ये हमको मिलेगा एग्जेम्पशन। तो एक्चुअल लीव टैक्सेबल होगा, हमको मिला था 5 लाख आज पर क्वेश्चन, माइनस एग्जम्प्ट 27,200, 4,72,800, दैट इज योर आंसर। अभी हम देखने वाले हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर जब वॉलंटरीली रिटायर होता है पर्सन, तो उस टाइम जो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलता है, उसमें जो एग्जेम्पशन मिलेगा उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन बेसिकली ये आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C में, और ये बोथ रेजिम के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले इसका कैसे कंपटीशन करते हैं वो देख लेते हैं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो कंपनसेशन मिलता है, तो एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव दूसरा है जो स्टैट्यूटरी लिमिट होता है इसका, वो होता है 5 लाख। फिर उसका कैलकुलेशन 3 मंथ सैलरी, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, लास्ट रन सैलरी, रिमेन मंथ्स,
ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट का मतलब ये है, तो उन्हें सोच लो किसी एम्प्लॉय के पास ना लाइक टाइम है, मतलब वो जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, सोच लो एट सम मंथ, है ना, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, लेकिन वॉलंटरी मतलब जो उसका एक्चुअली सर्विस ईयर था वो उससे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो बंदा जब सर्विस में होगा तब रिटायरमेंट लेता है। तो वो कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले वो छोड़ रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है फॉर सम पर्पस, तो उसके वजह से जो मतलब रिमेन सर्विस बच गए है ना। सोचो एक बंदा का अभी 5 साल है ना, सोचो एक बंदा का अभी 5 साल तक का सर्विस बाकी है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, 3 साल के अंदर ही मतलब रिटायर ले रहा है, उसका पर्सनल पर्पस कुछ हो गया है ना, उसके चक्कर में वो 3 साल के अंदर रिटायरमेंट ले रहा है। तो ये जो बच्चे कुछ 2 साल है ना, ये जो बच्चे कुछ 2 साल है यानी 24 मंथ्स, ये 24 मंथ्स आएगा इधर, जो रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट उसमें आएगा ये 24 मंथ्स। तो वो उनका जो है 6 ईयर्स बाकी है, 6 ईयर्स का सर्विस लेफ्ट है ऑलरेडी। तो एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी इज 20,000, डी ए इज ए पार्ट ऑफ डी इज ए पार्ट ऑफ पे, है ना। तो क्या है ये 5,000 पर मंथ, ठीक है। तो हमें अभी कंप्यूट करना है कि उनका टैक्सेबल वीआरसी क्या होगा, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होगा। तो सबसे पहले है ना उनका कितना मतलब एग्जम्प्ट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा कि कॉम्पनसेशन एक्चुअली रिसीव, ₹7 लाख, है ना, उनको कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है 7 लाख का भाई। और स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो 5 लाख का ही है। फिर आता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या है, 3 मंथ्स ऑफ सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस। तो उनका सर्विस है 30 ईयर का कंप्लीटेड, और इधर सैलरी, और यहाँ पे भी सैलरी है। इसका मतलब ये है कि सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, मतलब ये है पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन, जो कि ऑलवेज रहेगा परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं अभी। 3 मंथ सैलरी, उनका 3 मंथ्स का सैलरी, 3 मंथ सैलरी में क्या क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन में बस बेसिक सैलरी और डीए है ना। तो 3 मंथ का सैलरी 3 इंटू 20,000 प्लस 5,000 इंटू 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, क्योंकि देखो कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस जो कि 30 है ना। तो 30 ईयर्स ऑफ सर्विस कितना अमाउंट आ रहा है, ये आ रहा है 22,50,000। और एक है नंबर 4 लास्ट ऑन सैलरी, ये रहा लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लिफ्ट। तो यहाँ पे रिमेन मंथ्स कितना है ये हमें देखना है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, 30 ईयर्स और 4 मंथ तो उन्होंने काम किया है भाई, और ही हैज़ 6 ईयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, समझ रहे हो ना, उनका मतलब 6 साल का जो सर्विस है वो रह चुका है। तो अभी कैसे कैलकुलेट होगा, लास्ट रन सैलरी इंटू रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। लास्ट रन सैलरी जैसे मैंने आपको बोल के रखा था, है ना, सैलरी मैंने जैसे आपको बोल के रखा था बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन 1% ऑन टर्नओवर। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 20,000 प्लस डीएनएस अलाउंसेस है 5,000, है ना, और कमीशन तो हमारे पास है नहीं, तो मल्टीप्लाई ऑफ रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, रिमेन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट 12 महीना 1 साल में होता है इंटू 6, तो इसका आएगा टोटल 18 लाख। तो भाई सीधी सी बात है, जो सबसे कम होगा ना, तो
तो यहाँ पे जो सबसे कम होगा वो होगा हमारा एग्जम्प्ट। तो लिस्ट ऑफ दिस फॉलोइंग्स दैट इज 5000, सॉरी 5 lakhs, है ना। तो ये तो हो गया एग्जम्पशन वैल्यू। अभी टैक्सेबल अमाउंट देखते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट है कि कैसा आएगा, तो निकाल लेते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन उनको कितना रिसीव हो रहा है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव उनको हो रहा है 7 लाख का, है ना। लेकिन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C में उनको कितना एग्जम्पशन हो रहा है वो लेस होगा, है ना। लेस एग्जम्प्ट 5 लाख। तो ये जो 2 लाख है ना, ये हो जाएगा टैक्सेबल एज पर सैलरी। ये जो 5 लाख है ये हो जाएगा माइनस, और ये होगा लीस्ट। ये तीनों का, ये चारों का सबसे कम, ठीक है।